नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम आपके लिए सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लेके आए हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हो जहां पे हमने कुछ एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम्स का हमने जो अध्ययन किया था, और अगर देसी भाषा में बात करें तो चीर फाड़ कर दी थी पैटर्न के ऊपर, आज कुछ वैसा ही हम करेंगे। यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है, जिसके फॉर्म्स निकल चुके हैं और कुछ दिनों में शायद हो सकता है उसकी डेट भी आ जाए, तो उस एग्जाम का जो एक सेक्शन होता है, जीएस और जीए सेक्शन जो होता है, उसका हम आज चीट-फाड़ करेंगे। उसके ऊपर आज हम एनालिसिस करेंगे। ऐसा ही कुछ एनालिसिस मेरे बाकी साथी जो हैं, हिंदी के सेक्शन, मैथ्स के, रीजनिंग का, इंग्लिश के जो सेक्शंस हैं, उनके ऊपर भी हम, मेरे बाकी साथी उनके ऊपर भी आपके लिए जो है एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, और वो भी आपको कुछ अलग अप्रोच बताएंगे कि उस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए, अब जरा टाइम नहीं वेस्ट करते। तो मैंने आपको टॉपिक तो बता ही दिया है कि यूपीएसआई का जो एक जीएस और जीए का सेक्शन है, उसमें एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमें किस तरीके से उसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगा। थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है विशाल सिंह। मैंने एसएससी का सीजीएल 2014 का जो एग्जामिनेशन था वो क्वालिफाई किया था, और मेरी रैंक आई थी 804, और मुझे उससे एग्जामिनर की एक पोस्ट जो होती है कस्टम्स ऑफिसर की, वो अलॉट हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में। उसके अलावा मैंने 2016 में भी सीजीएल को है क्रैक किया था। उसमें मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी में एक ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट होती है, वो अलॉट हुई थी बॉम्बे में, और ज्वाइन मैंने नहीं की। और इसके बारे में बात बताऊं तो मैं पिछले 5 साल से काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ जीएस और जीए सेक्शन के लिए कि किस तरीके से उनकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम की तरफ, और क्या उनको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप मेरी वीडियोस में हमेशा देखेंगे, मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो छोड़ दीजिए, स्मार्ट वर्क करना है। हमें गधा मजदूरी नहीं करनी, हमें घोड़ा बनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, और देखते हैं कि हम जो आज एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं यूपीएसआई का, उसमें हमें क्या चीजें जो है हमें खोदने में मिली हैं। हमने जो है उसका पुरातत्व विभाग की तरफ पूरी जो है उसका एक्सकवेशन कर दिया, और क्या मिला है। तो आज देखिए, हमने क्या किया, हमने यूपीएसआई का जो लास्ट पेपर था 2017 का था, डेट थी 12 दिसंबर, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर है। हम देखते हैं कि हिस्ट्री से सिर्फ कितने क्वेश्चन आए हैं। 1 क्वेश्चन आया है। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहां गेम बदल जाता है। पॉलिटी 11 नंबर। तो मतलब सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा आपको नोट्स बना के फॉर्म में दे दूं यहाँ पे, तो सबसे पहला फोकस आपका किस पे जाना चाहिए? पॉलिटी पे जाना चाहिए। समझ रहे हैं? उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से सवाल आया ही नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन। अब देखिए, मिसलेनियस हमेशा आपको, जब भी आप यूपीएसआई का अगर जीएस सेक्शन देखेंगे तो मिसलेनियस हमेशा आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। क्योंकि देखिए, मिसलेनियस ऐसी चीज है, यूपीएसआई उसको बहुत घुमा के और बहुत तरीके से पूछता है। यूपी का आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देख लीजिए, मिसलेनियस पार्ट हमेशा ऐसा होता है कि आपको लगेगा अच्छा ये भी सवाल बन सकता था, और आप सोचते रह जाओगे, लेकिन सवाल है तभी तो कमीशन ने बना के दिया है आपको। बात करेंगे उसके बारे में भी। देखिए, फिर फेमस पीपल, कुछ फेमस लोग होंगे, उनके बारे में बात होगी, तो वैसे 2 क्वेश्चन। देखिए, अगर हम साइंस की बात करते हैं, यूपीएसआई में साइंस के क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत ना के बराबर होती है। तो जो मेरे दोस्त जिनके पास समय कम है, देखिए मैं छोड़ने को कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जिनके पास, जो मेरे दोस्त थोड़ा लेट जागे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास अभी समय कम है, तो वो बेशक फिजिक्स या केमिस्ट्री पे थोड़ी सी जो है अपनी निगाहें कम कर सकते हैं, उनको कम तैयारी कर सकते हैं उनकी। लेकिन अगर समय मिलता है तो थोड़ा बहुत जरूर उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बॉटनी जूलॉजी की बात करें तो 1 क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक फायदा यह है कि जिस तरीके के बेतुके सवाल कई बार एसएससी पूछ लेता है कि प्लांट किंगडम में ये इनवर्टिब्रेट्स की ये पसलियां बताओ, उनकी रीढ़ की हड्डी बताओ, ये सब कमीशन नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे बायोलॉजी जूलॉजी से भी जो सवाल आते हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड के होते हैं कि ये उम्मीद करके शायद आपको पता हो। लेकिन ये जो आपकी आशा है ना शायद पता होने वाली, वो मिसलेनियस में टूट जाती है। क्योंकि मिसलेनियस में देखिए वो कुछ भी पूछ सकता है, पाताल लोक से लेकर आकाश तक कुछ भी पूछ लेते हैं ये। लेकिन उसमें भी एक छोटा सा पैटर्न है, वो भी पढ़ेंगे। विटामिन एंड डिजीजेस, देखिए ये तो कॉमन है भाई।
आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे एसएससी का दे दीजिए या कोई भी स्टेट का एग्जाम दे दीजिए, आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे है, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जरूर जाके देखिए। एसएससी एमटीएस और जीडी का जो हमने एनालिसिस किया है उसमें मैंने हर बार बताया इसको पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ना है, चार्ट की फॉर्म में। कैसे बनाएंगे आगे बताते हैं। कुछ नए सेक्शंस हैं जो हमें यूपीएसआई के लिए देखने जरूरी है। देखिए, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई का मतलब कंधे पे 2 स्टार। भाई सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, बैकबोन होते हैं सब इंस्पेक्टर। अगर हम पुलिस सिस्टम की बात करें, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे फादर पुलिस में है। तो अगर आपको कुछ एक्ट्स नहीं पता होंगे तो किस बात के आप इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इसीलिए कमीशन आपसे आपकी रेडीनेस देखता है, आपसे ये देखता है कि भाई आपको बेसिक चीजें पता है या नहीं पता है। तो आपसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, सूचना का अधिकार। उसके ऊपर आपसे इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धाराएं पूछ सकते हैं, कुछ प्रोविजंस पूछ सकते हैं, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। भाई ट्रैफिक की भी तो पोस्टिंग हो जाती है। इनकम टैक्स पूछेगा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पूछेगा, कंप्यूटर बेसिक पूछेगा आपसे, एमएस वर्ड के बारे में पूछ सकता है, या कोई रोबोट होगा जो कभी पता लगा कहीं चाइना ने या जो जापान ने कहीं क्या नया रोबोट बना दिया जो लोगों को खाना भी खिला रहा है आजकल हाथ से। तो ये सवाल अगर करंट में आ जाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा। देखिए, कंप्यूटर्स में बेसिकली अगर हम कोर कंप्यूटर्स की बात करें तो आपसे वो एमएस वर्ड पे सवाल आएगा, या हो सकता है पावर पॉइंट पे या एक्सेल पे सवाल आ जाए। इससे बाहर वो नहीं जाते। या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे चले जाएं कि भाई आपका कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। तो देखिए, हमारे लिए कुछ जो नया है ना, अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो वो है ये सेक्शन। मैंने इसके लिए इसी के लिए आपके इस स्लाइड्स के एंड में एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जहां पे मैंने ऐसे सेक्शंस को हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, जहां आपको पता लगता है कि हाँ ये तो हमें पढ़ने हैं, और किस तरीके से पढ़ने, क्या पढ़ना है वही बताऊंगा। तो आप देखिए, अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो पॉलिटी के 11 और मिसलेनियस के 13, और मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपको आरटीआई, आईपीसी और इनकम टैक्स, ये इनसे 4 क्वेश्चन जोड़ जाड़ देते हैं। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाए तो आप अगर मानेंगे कि आपको 40 क्वेश्चंस आने हैं आपको जीएस सेक्शन में, उसमें से ये हो गया आपका 24 या 28। अब भाई 12 क्वेश्चन तो अभी भी हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको भी जोड़ दीजिए, तो ये हो जाता है 31। और अगर हम इसको जोड़ दे, विटामिन वाले को जोड़ दे, तो अपना 2 और मान लीजिए 33। तो 40 में से अगर आप 33 क्वेश्चंस देखेंगे ना, ठीक है, तो कुछ हाथ पांव आता है, कुछ लॉजिकल उसमें से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि देखिए, पॉलिटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और पॉलिटी का लेवल में आपको बता दूं यूपीएसआई में थोड़ा डीप होता है, क्योंकि एग्जाम को अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप उठा के देखेंगे ना, तो आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं। कुछ आपसे सवाल पूछ लिया, उसके बाद ऑप्शन 1 क्या होगा, वो कहेगा ए एंड बी। को 2 स्टेटमेंट दे देगा, मान लीजिए एक स्टेटमेंट ए एक स्टेटमेंट बी है, वो आपसे कहेगा सही आंसर क्या है, ए अलोन, फिर कहेगा बी अलोन, फिर कहेगा ए एंड बी, फिर कहेगा नाइदर ए नाइदर बी। तो इससे क्या होगा, ये कंफ्यूज करने का तरीका है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज नहीं है। पॉलिटी में ऐसे एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं क्योंकि बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स जाती हैं, तो हमको पॉलिटी डिटेल में पढ़नी है। ये बात आप एकदम जो है अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। मिसलिनियस की भी बात करता हूं तो मिसलिनियस में भी आपको यही चीज नोटिस करनी है कि अगर 12-13 क्वेश्चन आएंगे, देखिए 11 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आपको मिसलिनियस से मिलेंगे, लेकिन इस 11 से 13 में भी आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने अपना करंट अफेयर्स अप टू डेट रखा है। कम से कम एग्जाम से ये मान के चलिए कि 8 महीने पहले से लेकर 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर आप कवर करेंगे, और उसको डिटेल में कवर करिए। बताऊंगा डिटेल में कैसे कवर करना है। तब तक के लिए एक एग्जाम अगला भी देख लेते हैं। ये आपके लिए इस बार नई पेशकश है। पिछली बार पिछले एनालिसिस में मैं पाई चार्ट लेके आया था, इस बार थोड़े से ये मैनहट्टन की बिल्डिंग्स लेके आ गया हूँ। देखिए, हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 2 क्वेश्चन, पॉलिटी का 11 क्वेश्चन। ये देखिए, ये ग्राफिकल फिगर सिर्फ आपके इसलिए है ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें छप जाए, ये फोटोज आपके दिमाग में छप जाए, आपको याद रहे कि अच्छा सर ने बताया था कि पॉलिटी से इतने आते थे। तो ये आप देख रहे हैं जो स्काई स्क्रैपर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके दिमाग में छप जाए। दूसरा हमने जो एनालिसिस किया वो दूसरी डेट थी, यूपीएसआई का 2017 में ही एग्जामिनेशन हुआ था, 13/12/2017 को। उसका 3rd शिफ्ट का हमने एग्जाम पेपर उठाया, बहुत रैंडमली उठाए हैं हमने ताकि हमें एक जनरल पैटर्न मिल सके। फिर से देखेंगे, हिस्ट्री से 2, ज्योग्राफी से 3,
पॉलिटी से 9, मिसलिनियस से 12, बताया है ना, 11 से 13 क्वेश्चन मिसलिनियस से आएंगे ही आएंगे। इकोनॉमिक्स से 2। फिर से देखिए, आरटीआई से नहीं पूछा तो आईपीसी से पूछ लिया, इंटर मोटर व्हीकल एक्ट से पूछ लिया, इनकम टैक्स से 2 सवाल पूछ लिए, कंप्यूटर से पूछ लिया, और इस बार करप्शन एक्ट से पूछ लिया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, इससे भी आपसे सवाल पूछा जाता है। लिस्ट है एंड में जो आपको बताऊंगा मैं। तो ये चीजें अब हमें साफ दिख रहा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको देखिए एंशिएंट से सवाल नहीं आ रहे, एंशिएंट से सवाल आ नहीं रहे। ये नहीं कह रहा हूं कि आएंगे नहीं, लेकिन जो पैटर्न देखा गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल नहीं आते। तो आप चाहें तो बहुत एक ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, खासकर ज्यादा डीप में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको मैक्सिमम एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ सकते हैं आप, तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए भाई हड़प्पन कल्चर में कौन सी चीजें कहाँ मिली, बस। उसके अलावा आप थोड़ा बहुत वेद्स के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर और जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में देख लीजिएगा। और उसके बाद सीधा आप एम्पायर्स में देखेंगे तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका को पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। अगर आपको समय मिलता है तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन इनको तो पढ़ लीजिएगा बहुत, लेकिन तभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपको डिटेल में कहाँ जाना है हिस्ट्री की अगर बात करूं तो आपको जाना है मॉडर्न पे। जनरली ये जो 2 क्वेश्चन आएंगे या 1-2 क्वेश्चन जो भी आ जाए वो मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे, और मैक्स टू मैक्स आएंगे तो मिडेवियल से आ जाएंगे। और मिडेवियल को भी पढ़ने का एक तरीका है। मिडेवियल से आपको बस ये देखना है कि कौन से राजा ने क्या नया काम कर दिया, कुछ नया इवेंट किया। कोई नई बिल्डिंग बनवा दी, उसका नाम पूछ लेगा। कोई किताब लिखवा दी, उसका नाम पूछ लेगा। या कोई नया सिस्टम इशू कर दिया, वो पूछ लेगा कि दिले इलाही जैसे अकबर ने कर दिया। तो ऐसा कुछ आपसे पूछ सकता है। तो डिटेल में पढ़ने की बात नहीं है कि हर राजा का आप डीप एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है आपको। मॉडर्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। बाकी चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, पॉलिटी, खासकर पॉलिटी और मिसलेनियस को। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए आरटीआई से नहीं पूछा तो आईपीसी से पूछ लिया, मोटर व्हीकल एक्ट से पूछ लिया, इनकम टैक्स से पूछ लिया, और करप्शन एक्ट से पूछ लिया। कंप्यूटर से जनरली आपको 1-2 सवाल जरूर मिलेंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है। आप जो भी किताब रेफर कर रहे हैं बाकी किसी भी एग्जाम के लिए, उसी किताब से आपका कंप्यूटर से काम हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना आपको। फिर से देखिए मिसलेनियस इस बार शूट कर गया, इस बार चार्ट को टिल्ट कर दिया हमने, 12 क्वेश्चन, पॉलिटी 9 क्वेश्चन। तो देख रहे हैं 40 नंबर के पेपर में 20 नंबर तो ये महाराज दोनों ही खा जाते हैं। कैसे काम चलेगा, बिल्कुल चलाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो 20 नंबर तो यही दोनों दे रहे हैं आपको, 20 नंबर के सवाल यहां से आ रहे हैं। बाकी सब तो छोटर पोटर कुछ आ ही जाता है, छोटा मोटा तो आ ही रहा है, लेकिन 20 नंबर यहां से। और देखिए एक जो कांस्टेंट चीज है, हमें एक विटामिन एंड डिजीज का भी क्वेश्चन मिल जाता है। अब भाई डिजीज बहुत सारी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें 2-4 डिजीज चार्ट्स बनाने हैं और उनको कंबाइन कर लेना। हमें 2-3 किताबों में अलग अलग चार्ट्स मिल जाएंगे, आपको क्या करना है, उनको कंबाइन करके एक चार्ट बना लेना है और उसको पढ़ना है बस। फिर एक एग्जाम और एनालिसिस किया गया यूपीएसआई का। अब देखिए 12 को कर लिया, 13 कर लिया, तो 16 कैसे छूट जाएगी, 16 को भी करेंगे। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम, फिर से वही पैटर्न मिला, हिस्ट्री 2, ज्योग्राफी 2, पॉलिटी में अपना जो है 10 मार्क्स ले लिए, इकोनॉमिक्स 2, मिसलिनियस में 12, फिर से वही बात, इस बार 22 क्वेश्चन आ गए। हु इज हु पूछ लेगा, भाई यहाँ का मिनिस्टर कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कहाँ के। बॉटनी, जूलॉजी, वही बायो वाला पार्ट है। देखिए फिर से ये कांस्टेंट पोर्शन तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और ये लोग आपको आ ही रहे हैं फिर से। तो हमें कुछ चीजें पता लग रही हैं। देखिए हमें ये चीजें पता लग रही है कि हमें फोकस कहाँ करना है। हमें आरटीआई एक्ट, आईपीसी, इंडियन व्हीकल एक्ट, इनकम टैक्स, कंप्यूटर्स, इसके अलावा कुछ और एक्ट्स भी हैं जो लिस्ट में आपको मैं दिखाऊंगा, उनको आपको कर्सरी व्यू देना है। उसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो पढ़ लेने हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम आईपीसी में क्रिमिनलिटी की बात करते हैं तो सवाल आपसे एक लीगल रीजनिंग टाइप का सवाल पूछ सकता है कि किसी ने किसी को नशीला पदार्थ खिला दिया और जिसने उसको कंज्यूम किया था उसके बाद उसने किसी को पीट दिया पकड़ के, तो क्या वो क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर एक्शन हो सकता है, बताइए। तो आप सोचे पड़ जाओगे, क्यों, इसलिए लीगल रीजनिंग भी जरूरी है। तो आपको मालूम होगा, आईपीसी में आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि भाई मेंसरिया नाम की कंडीशन होती है कि देयर शुड बी अ इंटेंशन टू कॉज ए नाम। अगर किसी ने किसी को मिसगाइड करके कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसने खुद कंज्यूम नहीं किया है, इसीलिए वो
क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा अगर उसने किसी के साथ कुछ गलत पीटा पाटा भी है तो। लेकिन अगर उसने खुद कंज्यूम किया होता तो मेंसरिया जो है वो प्रूव हो जाता और इसलिए उस पर क्रिमिनल एक्ट लग जाता। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए चार्ट में फिर से आपको देखा 12 क्वेश्चन मिसलेनियस, पॉलिटी 10। कितनी बार, अब तो कहानी बन चुकी है कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी और मिसलेनियस से ही आएंगे। पढ़ना कैसे है वो बताऊंगा। अब देखिए अब तो हमने एनालिसिस भी कर दिया। उसके बाद कौन कौन सी तारीख देख ली हमने, 12 देख ली, 13 देख ली, 16 देख ली, तो 17 भी देखेंगे भाई। 17 का भी तो देखा, 17 में भी वही हाल हुआ। हिस्ट्री एक, सोचिए इतनी मेहनत करोगे और क्वेश्चन पूछेगा एक, तो अब आपको खुद सोचना है कि अगर आप एसआई के, यूपीएसआई के पेपर को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम डिवोट करना है। आपको हिस्ट्री पे ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, आपको ज्योग्राफी ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, आपको समय देना है पॉलिटी पे। समझ रहे हैं आप, 12 नंबर का, 10 से 12 नंबर का सवाल आते हैं उसमें, तो आपको फोकस करना है पॉलिटी पे। हिस्ट्री एक, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पॉलिटी में मेरे को पढ़ूंगा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। पूरी किताब पढ़ोगे, अगर मान लीजिए कोई मेरे दोस्त लूसेंट पढ़ रहे हो या रिहंत भी कोई किताब पढ़ रहे हो या हमको भी फॉलो कर रहे हो, तो उनको समझ में आएगा कि सर की पूरी सीरीज तो देख रहे हैं लेकिन एक नंबर के लिए नहीं। हाँ, कोई और एग्जाम टारगेट करो तो उसमें बिल्कुल हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएसआई में तो भाई टफ है। तो आपको पॉलिटी की सीरीज जरूर देखिए। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स देख लीजिए, फिर से आता है मिसलेनियस, आ गया ना 12। यहाँ पे एक चीज और आती है, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी जब हम ये एनालिसिस एक बार क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। विटामिन डिजीज, केमिस्ट्री से कोई सवाल नहीं आता। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से सवाल बिल्कुल ना के बराबर है, और हो सकता है आएगा भी तो एक दुख आ जाएगा, तो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। फिर कहानी आईटीआई, आईपीसी, इंटर मोटर व्हीकल एक्ट, इनकम टैक्स, कंप्यूटर्स, इनसे लमसम आपको अगर आप मानेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलता है। 8 भी नहीं बोलूंगा, 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में मिलता है, जो कि बहुत है। जिन लोगों को ये लगता है कि जीएस में नंबर नहीं आते, आप तैयारी करिए, ऑर्गेनाइज तरीके से जीएस में नंबर आएंगे। और जीएस ऐसा सेक्शन है कि बिना ज्यादा मेहनत के आपको एक एक सेकंड में आपको नंबर दिलाएगा। मैथ में तो भाई साहब लग जाते हैं, जो है आप कैलकुलेशन करते करते उंगलियां चल जाती हैं, उंगलियां घिस जाएंगी, धुआं निकल जाएगा उंगलियों से, कैलकुलेशन करते रह जाओगे। इसीलिए जीएस को फोकस करना जरूरी है। अच्छा, चार्ट एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। तो इस बार पॉलिटी और मिसलेनियस दोनों बराबर 12-12, इस बार तो 24 चले गए। 20 से कम नहीं आता, 20 से कम नहीं आता। थोड़ा सा एग्जाम आपको मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूं। देखिए व्हीकल एक्ट्स में अगर मैं आपको बात करूं, क्योंकि अब मैं आपको तरीका बताऊंगा पढ़ने का और चीजें पढ़नी कैसे है। व्हीकल एक्ट से आपके जो सवाल आएंगे, ठीक है, वो इस तरीके के आएंगे। आपको कोई ना कोई सिंबल दिखा दिया जाएगा और आपसे ये बोलेगा कि भाई साहब इसका मीनिंग क्या है। तो आपको इसीलिए आप चाहें तो कई किताबों में मिल जाएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, वहां आपको ये चीज मिल जाएगी, मैनुअल मिल जाएगी, एक बार देख लीजिए। लेकिन ये मुफ्त के नंबर है, इसको नहीं गंवाना है। ये नंबर अगर चले गए ना तो कैसे लगेंगे 2 स्टार। स्टार चाहिए तो चमकना पड़ेगा, चमकने का आसान तरीका है ये, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। अब देखिए ये सवाल ऐसा है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको इसीलिए मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया है सबको, और आज भी मैं वही चीज रिपीट करूंगा। जब आपको ज्योग्राफी पढ़नी हो किसी भी एग्जाम के लिए, जब हम वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाएंगे नेम ऑफ द रिवर, एक टेबल बनाएंगे कहां से वो स्टार्ट होती है, एक टेबल बनाएंगे कहां वो खत्म होती है, चाहे वो अरेबियन सी में गिरे या बे ऑफ बंगाल में गिरे। दूसरा टेबल बनाएंगे किन स्टेट से वो पास होकर जाती है, ठीक है। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे उस पर इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं। समझ रहे हैं। और इस एग्जाम के लिए क्योंकि थोड़ा डिटेल में पूछता है, आप चाहें तो एक बार मैप को भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन सी नदी किस नदी से कहां मिल रही है, क्योंकि देखिए सारी नदियां आपस में नहीं मिलती। कई नदियां हैं जो है वो सीधी सीधी फ्लो करके चली जाती हैं, तो उनका इंटरसेक्शन नहीं होता। कुछ नदियां होंगी जिनका इंटरसेक्शन होगा, तो वो आप यहां लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा रिवर सिस्टम ही कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आप माउंटेन भी बना सकते हैं। भाई माउंटेन का नाम क्या है,
कौन से रीजन में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है, नीलगिरीज में पड़ता है, सतलुज मतलब जो है शिवालिक हिल्स है, या जयंतिया घारो की पहाड़ियां हैं, या अरावलीज है, या विंध्यास है, ये सब आप इसमें लिखेंगे। कौन से स्टेट में है वो लिखेंगे, और किस टाइप का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, कैसा माउंटेन है, वो लिखेंगे आप। तो इस यहाँ पे आपका माउंटेन सिस्टम कवर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए वेजिटेशन के लिए या सॉइल के लिए, कि कौन से एरिया में सॉइल का टाइप लिखिए, एरिया लिखिए, उसके अनुरूप जो सामान उगता है उसमें वो लिख दीजिए कि भाई हमको महाराष्ट्र वाले रीजन में ब्लैक सॉइल मिलती है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, यूपी बिहार के तराई के क्षेत्र में। तो इस तरीके से टेबल बनाइए। इस टेबल का फायदा आपको ये होगा कि बार बार किताब रेफर नहीं करनी पड़ेगी, वो चिड़ नहीं होगी किताब रेफर करने के लिए। जब मन किया तब उठाया टेबल, कहीं गुजर रहे हैं अपने सामने चिपका लिया, कहीं आते आते नजर पड़ रही है तो याद हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स आईसीयूएड में अपना सिलेक्शन करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हम मैं तो आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कवर हो जाएगा। ये हो गई ज्योग्राफी। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, आपको मेन फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, मिडिवल पे भी ज्यादा मत करिए, एंशिएंट को अगर मान के चलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी फोकस इस तरीके से करिए कि आप जो है ऊपरी एक व्यू लेते रहे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो उतना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें मेन रिवोल्यूशनरीज देख लेने हैं, हमें मेन जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया वो देख लेनी है, कुछ मेजर इवेंट्स हुए होंगे, चाहे बंगाल का पार्टीशन 1905 का लॉर्ड कर्जन के तहत, या फिर उसको वापस जोड़ दिया गया 1911 में, 2011 बोल रहा हूँ सोचिए। उसके अलावा चाहे गांधी जी के रेवोल्यूशन 1919 का, या 1930 का, या 1942 का, या फिर उसके अलावा मैंने एक सवाल देखा था कि जो ग्वादर पार्टी का 2000 क्या, देखिए गलती कितनी हो रही है, हर बार 2000 निकल रहा है मुझसे। 1914 में जो ग्वादर पार्टी का जो केस हुआ था कि एक शिप को जो है कनाडा में घुसने नहीं दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, फैक्ट्स उठाने हैं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना कि भाई क्यों, या लोगों की थिंकिंग पे नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स उठाने हैं, उसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा एक क्वेश्चन अब देखिए, निम्न में से कौन सा विषय संघीय सूची के अंतर्गत है। भाई संघीय सूची होती है, अगर जिन मेरे दोस्तों ने पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान दिया होगा उनको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की सूची होती है। एक होती है हमारी सेंटर की लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये होती है कि जो सब्जेक्ट सेंटर की लिस्ट के अंदर है वो सेंटर रूल करेगा, जो स्टेट के अंदर उनको स्टेट करेगा, और कॉन्करेंट में दोनों करेंगे, लेकिन अगर अगर लड़ाई होगी तो उसमें सेंटर की चलेगी, और इसके अलावा अगर कोई विषय होगा तो वो सेंटर के पास जाएगा, उसे हम रेजिडुअरी पावर कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो गया। अब मेरी एनालिसिस ये कहती है कि हम पॉलिटी, अब मैं पॉलिटी को बता दूंगा पढ़ना कैसे है, समझे। पॉलिटी में देखिए सबसे पहले तो आप फीचर्स पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अब बता रहा हूं पॉलिटी कैसे पढ़नी है। पॉलिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये पढ़ लेंगे कि भाई हमने क्या चीजें कहां से बोरो करी है, समझ रहे हैं, कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से किया है, आयरिश किया है, यूनिटरी मेथड जो है हमने कनाडा से किया है, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से किए हैं या कहीं और से किए हैं। तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है उसमें। उसके बाद आपको फोकस करना है फंडामेंटल राइट्स पे। देखिए आपको अगर मेरी बात माने तो 1 से लेके 51 में जो आर्टिकल्स है ना, वो तो आपको मालूम होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि सवाल तो आपसे कहीं से ही पूछ सकता है, आपसे जरूर पूछेगा इनमें से, क्योंकि मैंने पिछले भी कुछ एग्जाम पेपर देखे हैं जहां पे आपसे ये पूछ लिया कि भाई स्टेट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो हम तो सोचते रह जाते हैं कि भाई स्टेट कहाँ लिखा गया है, तो वो 12 में है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये सवाल बन कहां से रहे। तो 1 से लेकर 51, इसमें भी क्या होता है कि अगर हम देखेंगे तो लमसम आपको 12 के बाद से 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आपको कई सवाल मिले हैं मेरे को, आप भी अगर अपना एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स उठाएंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि 37 से 51 के बीच में हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, उसमें से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इन दोनों को आप बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लिस्टों का मैंने अभी आपको जिक्र किया,
कौन सी? सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इनके सब्जेक्ट्स को आप देखेंगे कि भाई इस लिस्ट में कितने हैं, इस लिस्ट में कौन कौन से, इस लिस्ट में कौन कौन से, क्योंकि इनसे सवाल आ रहा है और इनसे सवाल बनता आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे अभी भी सवाल आएगा। तो इस चीज को आपको बहुत तसल्ली से देखना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बजट का जो बिल, बजट के लिए जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 जो हम मनी बिल डिफाइन कर देते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट। इसमें आपको पॉलिटी में टाइम देना पड़ेगा। देखिए पॉलिटी में आपको बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। आपको फिर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं लोकसभा और राज्यसभा? क्योंकि देखिए आपको यह समझना पड़ेगा कि लोकसभा सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं उनको जिनको नॉमिनेट किया जाता है। सेम स्टेट के साथ ही पूछ सकता है कि स्टेट की विधानसभा में या विधान परिषद में कितने मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, हमें ये देखना है। तो इसमें हमको ज्यादा डिटेल नहीं पता लगेगा, आराम से पढ़ सकते हैं कि भाई कितने मेंबर्स टोटल हैं, इसमें से कितने मेंबर जो है, इसमें जैसे 545 मेंबर्स हैं, इसमें 245 मेंबर्स हैं, इसमें से कितने नॉमिनेटेड हैं। राज्यसभा में जैसे 12 लोग नॉमिनेट होकर आते हैं, वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप सीएजी पढ़ेंगे, कैग, यूपीएससी पढ़ेंगे या स्टेट पीसीएस भी पढ़ सकते हैं। इनके लिए कौन से क्या प्रावधान है। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आर्टिकल 312 को एक बार आप जरूर ध्यान से देखेंगे। समझ रहे हैं? मैं आपको पूरा एक ढांचा ही बता दे रहा हूं, सोचिए यहाँ पे। उसके अलावा आप जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है 356 से लेकर 361, उसके बाद 365 भी है, इनको देखेंगे, इनसे सवाल आया है। तो समझ रहे, पॉलिटी पे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कुछ चीजें प्रोवाइड भी करा सकूं आने वाले समय में इससे रिलेटेड। नहीं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप कई बुक्स हैं जो थोड़ा अच्छे लेवल की हैं, वो यूपीएससी लेवल की तक चली जाती हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सवाल उस लेवल के आ रहे हैं। सवाल आपको यूपीएससी प्री टाइप का लेवल का क्वेश्चन कई बार मिल जाता है, तो हमें हमारी तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो पॉलिटी को आपको डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, एक सेक्शन और है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ जो देखिए, पिछली बार लोगों ने कहा कि सर आपने तो जहां चार्ट बना उसके ऊपर ही गोदागादी कर दी, उसी के ऊपर आपने रंग जो है रंग दिया उसे, तो मैंने इसलिए कुछ स्लाइड्स खाली रखी हैं। तो एक सेक्शन जो है ना वो मिसलेनियस का है। मिसलेनियस में देखिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। एक तो कोई अपॉइंटमेंट हुई है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है तो एक नोट्स बनाइए कि भाई अपॉइंटमेंट की एक कॉपी अलग बनाइए, तो जिससे आपको आसान, या फिर कुछ पन्ने ही रख लीजिए, खाली रख लीजिए, उन पे लिखते जाइए। उसके अलावा अगर कोई अवार्ड मिला है तो उसको लिख लीजिए। अवार्ड मिसलेनियस में कई बार पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर खासकर मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी किसी भी कानून में चेंज लाया गया है उसको तो तसल्ली से पढ़ लीजिए। इतनी मेरी बात याद रखिए, पिछले अगर आपके एग्जाम से 1 साल पहले तक कोई भी एक्ट में अगर कोई संशोधन हुआ है, माफ कीजिएगा एक चीज और मैं भूल गया आपको पॉलिटी में बताना, अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिएगा, मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की। कैसे जजमेंट्स है भाई? आपसे सवाल पूछा गया एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जजमेंट ये कहती है कि आप कुछ भी चेंज कर दिए संविधान में, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं चेंज कर सकते। तो केशवानंद भारती केस है। या ये जो रिजर्वेशन की 50% कैप है, ये कौन से केस में कही गई है? तो इंदिरा साहनी जी का केस है। तो ऐसे केसेस आपसे पूछे जाएंगे। बेरू अबारी केस है, स्टेट वर्सेस मेनका गांधी का केस है। तो ये केसेस आपको मालूम होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। सिंपल फैक्ट्स है, कोई ज्यादा घुमाया फिरा के बात नहीं की गई है, सिंपल फैक्ट्स है, आप उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर मैं मिसलेनियस की बात करता हूं तो 1 साल पहले कोई एक्ट आया है, कुछ संशोधन किया गया है, तो उसको जरूर पढ़िए। वो जरूरी है, वो आपसे एग्जाम में मान के चलिए कि हो सकता है 60% तक का चांसेस है कि वो आपसे पूछ लेगा। अगर किसी बिल में कुछ संशोधन किया गया, खासकर अगर कोई पुलिस से रिलेटेड एक्ट है, तो उसको जरूर पढ़िए। समझ रहे मेरी बात को? या
सरकार से रिलेटेड कोई एक्ट है, सरकार की कार्यशैली से कुछ रिलेटेड कोई एक्ट है, तो उसको जरूर पढ़िए। ये सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने अपॉनेंट्स पढ़ लिया, अवार्ड्स पढ़ लिया। इसके अलावा अगर भारत की किसी देश के साथ कोई ट्रीटी हो रही है तो उसको जरूर पढ़िए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमें फोकस करना है, हमें देश के ऊपर फोकस करना है, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। उसके अलावा करंट अफेयर्स अपना अपडेट करके रखेंगे तो मान के चलिए अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन तब आप कर पाएंगे जब आप इस तरीके से इन चीजों को सेपरेटली पढ़ेंगे। अगर इसके अलावा आप एक चीज और क्या करिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, मंत्रिमंडल जरूर पढ़ के जाएं। जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। एक तो कैबिनेट हो गई, एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके बाकी मेंबर्स भी मिनिस्टर्स आ जाते हैं, स्टेट के भी आ जाते हैं। तो आप कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूर पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको किसी अभी पिछले एक स्लाइड में दिखाया था कि महिला और बच्चे के कल्याण समाज के लिए जो मंत्रालय, उस पूछा गया कि इस तारीख को, सवाल ये नहीं पूछा गया कि कौन है, पूछा ये गया कि इस तारीख को जो है मिनिस्टर कौन थे। तो अब आपको ये पता है कि अभी शायद 1 महीने पहले जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मिनिस्ट्री में बहुत सारा बदलाव किए हैं, बहुत सारे नए चेहरे लेकर आए, बहुत सारे पुराने चेहरों को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस डेट को उन्होंने चार्ज लिया है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछेगा कि उस तारीख को कौन था, इस तारीख को कौन है। आपसे पूछ सकता है आईटी मिनिस्टर उस समय कौन थे, तो आप बोलोगे वही राजेंद्र प्रसाद साहब थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं, प्रसाद जी थे। अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे अनुराग ठाकुर। तो आपको डेट याद रखनी है, थोड़ा सा इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपकी किस्मत भी ऐसी है कि भाई देखिए एग्जाम से कुछ ही महीने पहले उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में चेंज कर दिया है। तो ये तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा, वो जो कंधे के स्टार्स है ना उनके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, समझे। उसके अलावा आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। जैसे आप अगर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वो तैयारी एनफ है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो विटामिन और डिजीज वाला एक चार्ट मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि एक चार्ट बनाइए, डिजीज का नाम लिखिए, किसकी कमी से होती है वो लिखिए, जो कमी अगर वो विटामिन के उसका साइंटिफिक नेम होगा राइबोफ्लेविन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, ये नाम लिख लीजिए उसका वहीं पे। उसके बाद उसका कोई उपचार है तो वो लिख दीजिए कि भाई इस चीज की कमी से होता है तो ये खिलाने से ठीक हो जाएगा। उसके अलावा डिजीज ये भी देखिए जो किसी प्रोटोजोआ, किसी बैक्टीरिया, किसी फंगस से होती है, तो वो भी, उन डिजीज का भी जिक्र करिए। तो एक ऐसा चार्ट बना लीजिए आप। इन चार्ट का फायदा क्या है कि चलते फिरते कभी बस में जा रहे हैं, बस में आप किताब खोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अजीब लगता है कि अरे यार बड़ा पढ़ाकू बन रहा है क्या ये, है हमको डरा रहा है। नहीं, डरा नहीं रहे। तो चार्ट खोल लीजिए, मोबाइल में फोटो खींच के रख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आजकल तो हर मीडियम में पढ़ने का, समझ रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, टेंशन नहीं करनी है उसको ज्यादा। अगर आपने पहले का पढ़ रखा है तो उतना काफी है, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ध्यान कहाँ देना है वो मैं बता देता हूँ, ये चीजें तो मैंने आपको बताई ही थी। देखिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स में ये पूछ लिया कि यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। अब देखिए सवाल ये है कि भाई ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जहां पे आपका ऑलरेडी जो टैक्स पे हो चुका है वो उसमें आपको शो हो जाएगा। वो है फॉर्म 26A। जो मेरे दोस्त वर्किंग होंगे उनको पता होगा, जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म 26A देखना पड़ता है, तभी रिटर्न फाइल हो पाएगा। पता तो रहेगा ना कि कहां से कटा है। तो जिनको नहीं पता उन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये इनकम टैक्स की थोड़े बहुत एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि भाई उसमें क्या हो जाता है कि अगर मैंने जो है इतना रिटर्न फाइल किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उतना डिटेल में नहीं जाना। आपको क्या देखना है, आपको अगर मैं इनकम टैक्स का यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इनकम टैक्स में आपको पढ़ना है बेसिकली, इनकम टैक्स में जो सबसे पहले तो स्लैब पढ़िए। भाई स्लैब क्या है कि किस लिमिट तक कितने लोग, कितना परसेंटेज है इनकम टैक्स के ऊपर। उसके बाद आपको देखना है कि पेनल्टी का प्रोविजन, पेनल्टी किसमें होती है। अगर कोई पहली बार अगर रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो जो सेक्शन है वो देख लीजिए। अगर किसी को हेयरिंग मिल रही है तो वो सेक्शन देख लीजिए। सिर्फ सेक्शन देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब जैसे यहाँ पूछा ना फॉर्म 26A क्या है, तो आपको पूछ लेगा फॉर्म 16 का भी एक क्वेश्चन था, तो फॉर्म 16 क्या है। तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट फॉर्म्स इन इनकम टैक्स, आपको दिख जाएगा।
जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए सहज नाम का भी एक फॉर्म होता है, जिनकी 50 लाख से कम की इनकम है। तो ये आपको बस थोड़ा सा एक नजर दौड़ानी है, एक छोटे से पन्ने पे लिख के स्लाइड्स बना लीजिए अपने लिए, और उन्हीं को जो है रट्टा मारते जाइए, दूध पीते जाइए, रट्टा मारते जाइए, क्या टेंशन है, समझ रहे हैं? तो इनकम टैक्स पढ़ने का तरीका ये है। अब देखिए सवाल बेतुका कहां से आता है। मैंने एक बेतुका एग्जाम्पल आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये तो कभी भूले बिसरे किसी ने पढ़ लिया तो पढ़ लिया। क्या महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले भारतीय कौन थे? अब ये सोचिए, जो बच्चा इतना कुछ पढ़ रहा है उसको ये याद होगा? जिसको याद होगा भाई उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, ठीक है? तो एवरेज स्टूडेंट को ये चीजें नहीं पता होती। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि 40 में से 25 से 26 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, जो 14 छूट रहे हो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। उन 14 टाइप का क्वेश्चन अगर किसी दोस्त को आता है तो बहुत बढ़िया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जिसको नहीं आता, अपना कॉन्फिडेंस नहीं ब्रेक करना। ये ब्रेक करने के लिए ही ये सवाल डाला जाता है, लेकिन हमें नहीं टूटना है। इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर है केसरी मोहन गांगुली। लेकिन टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, एक सवाल यहां देख लीजिए। देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्न में से कौन सा एक साधन है? अब मैं सीधा बता देता हूं, इसे हम लोग एडीआर कहते हैं। अगर किसी को यूएस का कोई शेयर खरीदना है तो वो क्या करेगा, वहां पे उसका डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका एडीआर खरीद लेगा। समझ रहे हैं? तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जो अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए सवाल देखिए, 30 नवंबर पूछ लिया ना तारीख, मैंने आपको कहा ना ये तारीख से पूछते हैं क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा उसके बाद, नहीं तो ऐसे नहीं पूछेंगे। 30 नवंबर 2017 को भारत की जो है बहु सूचना संख्या अनुसाधन एवं विश्लेषण संघक रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का सीधा बता दूं तो उसके प्रमुख कौन थे? अब देखिए आपसे पूछ लिया प्रमुख, तो आपको एक चीज पता लगती है कि आप आईबी, रॉ या अपने स्टेट के जो आपके डीजीपी हैं उनका नाम पढ़ के जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे श्री अजीत डोभाल जी हैं, उनका देख लीजिए, उनका नाम देख लीजिए। मैं तो बता ही दिया वैसे आपको। इसका सही आंसर है अनिल धस्माना। अब देखिए एक सवाल ऐसा भी आता है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटा गया? तो वो 60 और 40 का रेशियो है। ये चीजें कई बार हमें नहीं पता होती। अच्छा सवाल अब देखिए कहाँ आता है। मैंने आपको बोला था ना कि स्टेट लेजिस्लेशन सवाल आएंगे। विधान परिषद की सदस्य में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब जिस मेरे भाई ने अगर डिटेल स्टडी नहीं की होगी वो कैसे बताएगा कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल में होता है जो उस राज्य के निवासक किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों के से गठित हो। सही बात है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जिसमें उस राज्य के निर्वासक न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी होगा। तो जिसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या बताएगा? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जब प्राइम मिनिस्टर पढ़े, प्रेसिडेंट पढ़े, तो उसके साथ में जब लोकसभा पढ़े, राज्यसभा पढ़े, तो उसके साथ में आप चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और विधानसभा और विधान परिषद को भी पढ़े। देखिए ये वन टाइम एक्टिविटी है लेकिन नंबर दिला के जाएगी, टेंशन नहीं खाना। देखिए अब सवाल देखिए, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। सवाल ऐसे भी आया हुआ तो थोड़ा सा ये तो किताबों में मिल जाएगा आपको। ये सवाल कुछ ऐसा है कि अगर स्टेट की हिस्ट्री थोड़ी बहुत आप देखोगे तो स्टेट में इमरजेंसी कब लगी उसकी एक लिस्ट आपको मिल जाती है, वहां से अभी आप इसको रेफर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कह रहा था ना कि मैं आपको एंड में एक लिस्ट दूंगा जहां से सवाल आते हैं और एक एक दो करके बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। ये है वो लिस्ट। भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, आप इसे आईपीसी कह सकते हैं और सीआरपीसी भी कह सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़े बहुत चोरी चकारी वाले, मर्डर वाले, ऐसे कुछ देख लीजिए, धोखाधड़ी वाले, ऐसे कुछ आईपीएस देख लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा महिला बच्चा आदि को संरक्षण देने वाले संबंधित विधेयक प्राविधान, तो आपको क्या करना है, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड कुछ जो है एक्ट्स आए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए एट वर्क प्लेस एक्ट आया हुआ है, तो
तो उसको आप देख लेंगे। बच्चों के लिए एक बार आप पॉस्को एक्ट देख सकते हैं, सिर्फ डिटेल में नहीं पढ़ना, ऊपरी ऊपरी एक जो है उसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। पॉस्को एक्ट को आप दे सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। यातायात नियम के बारे में आपको बता दिया कि फोटो दिखाएगा, पिक्चर दिखाएगा, जो रोजमर्रा आपको रोड पे दिखती है वही बतानी है। थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा लेकिन ज्यादातर पिक्चर ही दिखाएगा। पर्यावरण संरक्षण, वन जीवन संरक्षण की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपको क्या करना है, अपने स्टेट का या सेंटर का एक बार जो है एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आया है, कोई एक्ट में चेंज आया है वो देख लीजिए, या फिर बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए भाई एक्ट क्या क्या रहा है या कब आया, इतना तो पढ़िए कम से कम। मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट्स एक्ट, ज्यादा डिटेल में आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो सिर्फ ये ध्यान देख लीजिए कि लॉ एक्ट आया कब और उसमें कहा क्या गया था, बस। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये थोड़ा जरूरी है, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि कौन सी आप इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, कौन सी नहीं दी जा सकती। इस समय जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, ये पढ़ लीजिए। आयकर मैंने आपको बता ही दिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की बात करें, इसमें कौन से सेक्शन में FIR फाइल होती है, अगर कोई घूस लेते पकड़ा गया तो उसमें कौन सा चार्ज लगाया जाता है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ज्यादा डिटेल नहीं, ये देख सकते हैं कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो भाई वो क्या कर रहा है, मतलब उसमें क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उसमें लिखा होगा, ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत कब आया ये देख सकते हैं। IT अधिनियम में आप ये देख लेंगे कि मेनली जो धोखाधड़ी के केसेस आजकल IT में चल रहे हैं वो कौन से एक्ट में जा रहे हैं, या फिर अगर किसी ने कोई फोटो लोग पोस्ट कर देते हैं उस पर वो लोग अरेस्ट हो जा रहे हैं तो उसमें कौन सा एक्ट जा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें 66A करके एक सेक्शन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और तब भी उसके तहत गिरफ्तारियां हो रही थी और पिछले 5 साल से हो रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। तो ये कुछ ऐसा है कि आपको दिख भी जाएगा जब आप एक बार सर्च करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है जनहित याचिका, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक आपकी जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जब कोई डालता है तो उसके कुछ पैरामीटर हैं, तभी उसको एंटरटेन किया जाता है, इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल आएगा। इससे मुझे लगता है कि इससे सवाल बन सकता है आपका, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आप, ठीक है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, मैंने आपको कहा ना, ये तो आपको देखना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, उनको भी आपको स्टडी करना है। अगर कोई गवर्नमेंट अगर किसी एक्ट पे फंसी पड़ी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, वहां से सवाल आएगा। भूमि सुधार व भूमि अधिग्रहण, तो देखिए ये तो बहुत ऐसी चीज है जो हर रोज ही चेंज हो रही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से, क्योंकि उनको तो लैंड एक्वायर करना है तो कुछ ना कुछ चेंज करती रहेगी, जो करंट में होगा उसको पढ़ लीजिएगा। और भू राजस्व संबंधी कानून, अब इसमें आपको अलग से तो कुछ बता नहीं सकता, अगर करंट में कोई सवाल आता है तो आप पढ़ लीजिए, वैसे इतना जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग वाले जो है वो ज्यादा जरूरी है। और खासकर ये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का, या उस मुकाबले में किसी भी कोर्ट से आए वो, तो आपको जानना जरूरी है। अगर जैसे आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया तो वो हमें मालूम होना चाहिए, आर्टिकल नहीं एक्चुअली में सेक्शन था वो, तो IPC के तहत था, समझ रहे हैं, तो वो हमें मालूम होना चाहिए, तो क्योंकि वो न्यूज में है, जो न्यूज में है वो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, जजमेंट्स आपको पढ़नी पड़ेंगे, समझे। तो देखिए इसी के साथ आज की इस क्लास का मैं करता हूं समापन, और याद रखिएगा कि मैंने जो है GS सेक्शन का एनालिसिस किया है, मेरे बाकी साथी जो है बाकी सेक्शंस भी हैं एग्जाम में, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसका भी जो है बहुत डिटेल्ड आपको एनालिसिस मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरे किसी साथी को कोई डाउट होता है, कोई परेशानी है, आप हमको जो है हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है जल्दी से जल्दी और सटीक से सटीक जवाब दे सकें। तो इसी के साथ एक चमकता और रंग बिरंगा हुआ आपको थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू।